अरे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज अपन जो भी अपने क्लास 8th की है जो उनकी जो राजस्थान है दिन की बुक चलती है उनको वन लाइनर फॉर्मेट में अपन है जो सारी बुक को क्लियर करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं हमने क्लास 10th और 9th की है जो वन लाइनर फॉर्मेट में अपन ने क्लियर कर दी है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। और ये है अपने जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट चतुर्थ श्रेणी पटवार, उन सभी के लिए आपको पता है आजकल यहीं से जो प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो मैं वादा करता हूँ कि आप यदि क्लास अंत तक देख लेते हो तो आपकी एक भी प्रश्न यहाँ से गलत है जो नहीं होने वाला है। बस आपको अंत तक है जो पेशेंस बनाए रखना होगा। और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से है जो क्लास को बोरिंग है जो नहीं होने दूंगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ही। तो इसमें ये सारे पार्ट है जो इस बुक के करने वाले हैं एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं 18वीं सदी का राजस्थान। यहाँ से प्रश्न है जो डायरेक्टली पूछा जाता है आपको हर एक एग्जाम में। तो अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाले शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी है जो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम है जो संगठित करने वाले शासक थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ प्रवेश किया। तो आपको ये ध्यान रखना है 1711 में मेवाड़ के अंतर्गत है जो मराठों ने सर्वप्रथम है जो प्रवेश किया। अगला है कि किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। तो पेशवा बाजीराव ने। यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना कि किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज है जो अटक से कटक तक है जो बढ़ाने का लक्ष्य रखा। तो ये हो जाएगा पेशवा बाजीराव। और सबसे पहले जो मराठा शक्ति संगठित की उनका नाम क्या है, शिवाजी। और सबसे पहले किस रियासत में मराठों ने प्रवेश किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। तीनों ही प्रश्न ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण है जो कब किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1726 के अंतर्गत कोटा बूंदी में आक्रमण किया। ये देखो प्रश्न है जो आजकल यहाँ से जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो किसी गाइड में आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और फिर आप देखते हो कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठा को खिराज देना कब स्वीकार किया। तो 1728 के अंतर्गत, यानी 1726 में कोटा बूंदी के अंतर्गत आक्रमण करते हैं और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत मराठों को खिराज देना है जो 1728 में शुरुआत की, यानी कि 2 साल बाद यहाँ शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से आप याद रखें कि जस्ट 2 साल बाद यानी कि 1726 में मराठे ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठाओं को खिराज देना है जो 1728 में स्वीकार किया। अब देखते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। तो आगे के प्रश्न हो जाएंगे हमारे कि मराठों ने बूंदी का शासक बुध सिंह को कब मनाया है। तो ये हो जाएगा 1734 के अंतर्गत है जो मराठों ने बूंदी का शासक है बुध सिंह उसको कब बनाया, यानी कि आपको बताना है कि बूंदी के शासक है जो कब बनाया था बुध सिंह को मराठों ने मिलकर बनाया था कि अब अगला शासक है जो बुध सिंह ही होगा। यानी कि 1726 में आप देखोगे तो कोटा बूंदी के अंतर्गत आक्रमण करते 2 साल बाद, यानी कि 1728 के अंतर्गत हो जाएगा अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत है जो खिराज देना है जो स्वीकार किया। और फिर 6 साल बाद है जो 34 के अंतर्गत है जो बूंदी का बुध सिंह शासक है जो बनाती है। अगला हो जाएगा मराठों ने राजस्थान में राजनीतिक प्रथम हस्तक्षेप है कहाँ किया। तो वो बूंदी में किया। आपको पता है राजनीतिक हस्तक्षेप यानी कि इन्होंने पहली बार है जो शासक बनाया था बुध सिंह तो ये हस्तक्षेप हो गए राजनीतिक रूप से। तो इसी को हस्तक्षेप का यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला हो जाएगा कि हुडा सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो ध्यान रखना 1734 के अंतर्गत किया गया था जिस समय मराठों ने हस्तक्षेप किया। तो उस समय जो राजस्थान के सभी जो राजपूत शासक है उन्होंने मिलकर कहा कि ऐसे तो मराठी पूरे राजस्थान के अंदर अपना है जो वर्चस्व स्थापित कर लेंगे तो उन्हें जल्दी से भगाना होगा। इसलिए ये हुडा सम्मेलन हुआ 1734 में, इसी साल हुआ जिस समय बूंदी पर शासक बनाया। और हुडा नामक स्थान है भीलवाड़ा के अंतर्गत। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह स्थान कहाँ पर है। तो भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा। अगला है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय है, उन्होंने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि हुडा सम्मेलन में वर्षा
ऋतु के बाद कहाँ सभी को इकट्ठा होने की बात है जो कही गई, तो रामपुरा के अंतर्गत इकट्ठा होने की सभी को बात कही गई। अगला प्रश्न है कि किसकी उदासीनता व निर्णय में अस्पष्टता हुडा सम्मेलन की रणनीति को असफल बना दिया, तो आमेर के शासक है सवाई जयसिंह है, इनकी अस्पष्टता थी तो हुडा सम्मेलन की रणनीति को असफल बना दिया था। इन्होंने अपनी स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी थी, इसलिए ये फिर हुडा सम्मेलन है जो कैंसिल हो गया था, तो ध्यान रखना है अंतिम रूप से सफल नहीं हुआ था। अगला हो जाएगा कि पेशवा बाजीराव ने अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा है जो कब भेजा था, तो 1735 के अंतर्गत माता राधाबाई को भेजा था, यानी इसकी माता का नाम है राधाबाई। पेशवा बाजीराव को हुडा सम्मेलन के अगले दिन ही है जो अगले वर्ष ही है जो 1735 के अंतर्गत है जो भेजा था तीर्थ यात्रा के लिए। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह है जो किससे हुआ, तो जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ हुआ था 1708 के अंतर्गत। आपको पता हो तो देबारी का जो समझौता हुआ था उसके बाद इनको है जो शासक बनाया था उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय को, तो उसकी अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी अपने चंद्र कुंवरी, उसका विवाह जयपुर के शासक सवाई जय सिंह से हुआ था, ये ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि इस विवाह की यथा शर्त थी कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न पुत्र है जो जयपुर का सिंहासन पर है जो बैठेगा, यानी इस जो ये अपना समझौता हुआ था उसमें शर्त रखी गई थी कि इसके बाद है जो अगला अपना शासक बनेगा वो चंद्र कुंवरी का पुत्र बनेगा। ये भी पूछा जाता है कि शर्त क्या थी। अगला हो जाएगा कि सवाई जय सिंह का बड़ा पुत्र कौन था, तो ध्यान रखना ईश्वरी सिंह है जो सवाई जय सिंह का बड़ा वाला पुत्र था, उसका नाम है ईश्वरी सिंह। अगला है कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी और सवाई जय सिंह से उत्पन्न पुत्र का नाम है जो क्या था, तो ये माधो सिंह था। बड़ा पुत्र का नाम तो था ईश्वरी सिंह और जो चंद्र कुंवरी से उत्पन्न पुत्र हुआ उसका नाम है माधो सिंह, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। अगला हो जाएगा माधो सिंह ने किसकी सहायता से ईश्वरी सिंह को चुनौती दी, और मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से, यानी कि आपको बता दूं मैं शर्त तो इस समझौते के अंतर्गत हुई थी कि ईश्वरी सिंह है जो राजा होना था इस शर्त के अनुसार, क्योंकि ये सवाई जय सिंह का बड़ा राजा था, बड़ा पुत्र था, परंतु इस शर्त में कहा कि माधो सिंह है जो शासक बनेगा क्योंकि ये इंद्र कंवरी का पुत्र है। परंतु बाद में इनके मध्य जो युद्ध हुआ तो किस मराठा शासक ने माधो सिंह का साथ दिया, तो जो मावलकर था सरदार जो मालार राव है होलकर है, इन्होंने क्या दी थी, इनकी माधो सिंह का साथ दिया था। आपको ध्यान रखना है इतना होलकर है जो सहायता दी थी, मराठा शासक था होलकर, उन्होंने क्या दी थी, सहायता दी थी। अगला प्रश्न है कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन से युद्ध हुए, तो ध्यान रखना राजमहल और बगरू का युद्ध है जो इनके मध्य हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस की कुटिलता के कारण सूर्य सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी, तो सेनापति है जो हरगोविंद है जो नाटाणी, उसकी कुटिलता के कारण है जो सूर्य सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में किसके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष है जो प्रारंभ हुआ, तो राम सिंह और बख्त सिंह है इनके मध्य जोधपुर। आपको अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है कि जोधपुर में किसके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर एक संघर्ष हुआ था उत्तराधिकार को लेकर, तो वो राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार जोधपुर के अंतर्गत, आपको पता है कि जयपुर में तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य युद्ध हुआ उत्तराधिकार को लेकर, उसी तरह जोधपुर में है जो किन किन के मध्य हुआ, तो राम सिंह और बख्त सिंह के बीच। अगला है कि अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधि करनी शुरू की थी, तो 1718 के अंतर्गत है जो अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ है जो संधि करनी शुरू की थी। सर्वप्रथम है जो किस राज्य में अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की, तो ध्यान रखना 1803 के अंतर्गत भरतपुर में सर्वप्रथम है जो संधि हुई थी। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ जो संधि की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि 1818 तक है जो किस राज्य को छोड़कर सभी ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही को छोड़कर है जो 1818 तक है जो सभी ने संधि है जो अपनी कर ली थी अंग्रेजों के साथ। और सबसे पहले पूछे तो भरतपुर, और सबसे आपको बता दूं मैं इस सिरोही को छोड़कर सभी ने कर ली थी। अगला है कि सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि है जो कब की,
तो ध्यान रखना 1823 के अंतर्गत की है। अगला है कि अहमदनामा का अर्थ है जो क्या है, तो ध्यान रखना समझौता पत्र या इकरारनामा है जो इसका अर्थ हो जाएगा। ये एक बार रीट के अंतर्गत प्रश्न पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब पहली बार रीट हुई थी तो उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अपन 1857 की क्रांति है वो शुरू करने जा रहे हैं, इसका दूसरा अध्याय है जो। अब पहला प्रश्न है कि कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार है जो कब किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 के अंतर्गत है जो जोधपुर पर अधिकार किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जोधपुर का पर कब अधिकार किया, तो 1839 हो जाएगा। अगला है कि मांगरोल का युद्ध है जो हुआ, यानी कि कोटा के महारावल और जो जालिम सिंह है इसके मध्य है जो मांगरोल का युद्ध हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मांगरोल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है, तो कोटा के महारावल हो जाएंगे और जालिम सिंह है इनके मध्य हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मांगरोल का युद्ध है इसमें जालिम सिंह की सहायता है जो किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों ने जो जालिम सिंह की सहायता की थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने इनकी तरफ से किन के बीच है जो सहायता की थी, तो जालिम सिंह की अंग्रेजों ने सहायता की थी। अगला है कि बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए कब अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, तो 1844 के अंतर्गत है जो आपको मैं बता दूं इस बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने 1844 के अंतर्गत, और कोटा के अंतर्गत किया था 1839 के अंतर्गत, और 5 साल बाद है जो बांसवाड़ा पर कर लिया। आप इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हो कि कोटा पर अधिकार किया 1839 में, और जस्ट 5 साल बाद 1844 के अंतर्गत है जो बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों का तर्क था कि ये जो बांसवाड़ा का है ये तो शासक नाबालिग है, समझता भी कुछ नहीं है, इसको शासन है जो चलाना अच्छी तरह से नहीं आएगा, इसलिए ले लिया। अगला है कि अलवर पर अधिकार है जो कर अलवर को 2 भागों में है जो कब विभाजित किया, तो 1826 के अंतर्गत अलवर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने 2 भागों में बांट दिया। अगला है कि किसने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा, तो डूंगर जी और ज्वार जी और लोठू जी जाट है और एक कर्णा जी मीणा है, इन्होंने लूटा था। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना जो कब हुई, तो 1822 के अंतर्गत हुई थी। अगला है कि शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, तो 1834 में, और जोधपुर लीजियम का गठन कब हुआ, तो 1835 में। ये सभी मैं प्रश्न एक साथ आपको ट्रिक के माध्यम से कराता हूँ। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई, तो 1841 के अंतर्गत है जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। 4 ही प्रश्न है, परंतु न जाने कितनी बार रिपीट हो गए हैं इसको। सबसे पहले है जो मेरवाड़ा बटालियन है उसकी स्थापना हुई है 1822 के अंतर्गत। जस्ट 12 साल बाद है जो शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई। फिर 1 साल बाद जोधपुर लीजियम की स्थापना हुई। फिर मेवाड़ वीर कोल की स्थापना हुई है 1841 के अंतर्गत। आप इस तरह से कर ले कि क्रम वाइज सबसे पहले है जो मेरवाड़ा बटालियन, यानी कि अपना अजमेर के आसपास का मेरवाड़ा बटालियन। फिर राजस्थान की आप मैप में देखोगे इस तरह से, तो आपको मेरवाड़ा बटालियन के बाद शेखावटी की स्थापना करने इधर गए, फिर जोधपुर लीजियम की स्थापना हुई, और फिर आप कर सकते हो कि मेवाड़ जो बटालियन की इस तरह से स्थापना हुई है। यानी सबसे पहले 1822 के अंतर्गत, फिर 1834, फिर 1 साल बाद 35 में जोधपुर, फिर अपने 41 में हो जाएगी 5 साल बाद मेवाड़ भील कौर। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। अगला है कि कंपनी इन सभी बटालियन का रख रखाव से संबंधित खर्च है जो किससे वसूला करते थे, तो संबंधित राज्य से वसूला करते थे। यानी ये जब ब्रिगेड की स्थापना हर एक राज्य में यानी रियासत में गठन हुआ, तो इससे खर्चा है जो सब उसे राज्य रियासत से संबंधित लेते थे। अगला हो जाएगा कि 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो भारत के अंतर्गत मेरठ से हुई है और 10 मई को हुई है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। और राजस्थान के अंतर्गत 28 मई को हुई है और नसीराबाद से हुई है। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है जो कौन थे, तो ध्यान रखना मेजर सोवर्स थे मेवाड़ के। ये प्रश्न एक साथ ही ध्यान रख ले, हर एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटिकल एजेंट को लेकर कि मेवाड़ का कौन था, मारवाड़ का कौन था, जयपुर का कौन था। तो ध्यान रखे मेवाड़ का हो जाएगा मेजर सोवर्स, और मेक मेसन है जो हो जाएगा मारवाड़ का, और जयपुर को हो जाएगा कर्नल ईडन। तीनों ही प्रश्न एक साथ ध्यान रख ले। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईडन कहाँ का था, तो जयपुर का था। मेक मेसन था जो मारवाड़ का था, और मेवाड़ का है जो मेजर सोवर्स था। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे,
तो ध्यान रखना है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है जो राजस्थान के एजीजी थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। हुब टू हुब छपेगा 100%, हर एक एग्जाम में छप चुका है और भी छपेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है जो एजीजी था 1857 क्रांति के समय। अगला है कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में भारतीय जो कितने सैनिक थे, तो ध्यान रखना 5000 है जो भारतीय सैनिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है कि मेरठ विद्रोह की सूचना है जो लॉरेंस को कब मिली, तो इसका हो जाएगा 19 मई 1857 को लॉरेंस, यानी कि यहाँ लॉरेंस का मतलब हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो राजस्थान का 1857 क्रांति के समय एजीजी था। उसको इसकी सूचना जो मिल गई थी 19 मई को, और माउंट आबू मिल गई थी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के समय जो ये सभी अपने अंग्रेज अधिकारी माउंट आबू के अंदर रहते थे। अगला है कि नसीराबाद छावनी ने विद्रोह है जो किया, तो 28 मई को किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, तो मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबारी है, इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नसीराबाद में सर्वप्रथम है जो किन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि नीमच में विद्रोह है जो कब हुआ है, तो 3 जून को है जो नीमच में विद्रोह हुआ है, और किसके नेतृत्व में हुआ है, तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ है। आप ध्यान रख ले, नीमच के अंतर्गत विद्रोह हुआ है 3 जून को, और किसके नेतृत्व में, बेग के नेतृत्व में हुआ है, बेग के नेतृत्व में। बस इतना ध्यान रख लो, आपको ऑप्शन से राइट हो जाएगा कि बेग के नेतृत्व में 3 जून को विद्रोह हुआ है, यानी कि कोई 3 बुक थी उसको अपन बेग के अंतर्गत है जो लेकर गए थे नीमच के अंतर्गत। आप ऐसे ध्यान रख लो। अगला है कि नीमच छावनी के कप्तान है जो कौन थे, तो मैकडोनाल्ड है जो इसके कप्तान थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीमच के कप्तान कौन थे छावनी के, तो मैकडोनाल्ड थे। एक बार आपको मैं बता देता हूँ, एक बार आप खुद यदि देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सभी प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि किसकी सहायता से मेजर सोवर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सहायता से जो सोवर्स ने नीमच पर है जो अधिकार कर लिया था। अगला है कि एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ, तो एरिनपुरा के अंतर्गत 21 अगस्त को विद्रोह हुआ था। इसका आप ध्यान रख ले, यहाँ भी ए आ रहा है, ए से 21, ऐसे आप ध्यान रख ले, 21 अगस्त को विद्रोह हुआ एरिनपुरा में। अगला है कि जोधपुर लीजियम में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ, तो जो अपने मोती का सूबेदार था और शीतल का प्रसाद और तिलक राम है, इसके नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, यानी कि जोधपुर लीजियम में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ, तो ध्यान रखना मोती खां है यहाँ पर, मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद है, इसके नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ। अगला है कि बिठोड़ा पाली का युद्ध है जो कब हुआ है, तो ध्यान रखना 8 सितंबर को 1857 को हुआ है, और कैप्टन हितकोट जो जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह की शक्ति सेना और जो ठाकुर कुशाल सिंह है इसके मध्य हुआ है। और अगला है चेलावास का युद्ध है जो 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट है जो मेक मेसन और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य हुआ। इसको आपको मैट्रिक के माध्यम से कराता हूँ, यानी कि आप ध्यान रख लीजिए कि बच्चा होता है जो समझता नहीं है वो युद्ध कर लेता है, तो बच्चा यानी कि बै से बिठोड़ा और च से चेलावास का युद्ध है। ये फिर जो 8 सितंबर को हुआ, फिर जस्ट 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर को ये हो गया था अपने चेलावास का युद्ध। और आपको पता है कि ठाकुर कुशाल सिंह है जो दोनों युद्धों के अंतर्गत ही है। बस ये युद्ध हुआ था जो कैप्टन हितकोट था, और फिर यहाँ आ गया था खुद पॉलिटिकल एजेंट है जो मेक मेसन और जोधपुर का, वो यहाँ युद्ध करने आ गया था दूसरे चेलावास के युद्ध में। अगला है कि किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काट कर है जो आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था, तो यही मेक मोशन जो दूसरी बार आया था, इसका जो सिर है जो काट कर आउवा के किले के अंतर्गत लटका दिया था। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 को आउवा के किले पर है जो अधिकार कर लिया, तो ब्रिगेडियर होम्स है इसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ और जनवरी 1858 को आउवा के किले पर है जो अधिकार कर लिया। अगला हो जाएगा कि ढोल बाजे संग बाजे भलो बाजे बाँ किया, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांग किया, इस गीत में किसके सर टांगने की बात है जो कही गई है, तो मेक मेसन है जो
जोधपुर का जो अपना पॉलिटिकल एजेंट है उसके बारे में बात कही हुई है। अगला हो जाएगा कि कोटा में विद्रोह है जो कब हुआ, तो 15 अक्टूबर को कोटा के अंतर्गत है जो विद्रोह होता है। यानी को कोटा में कब क्रांति हुई, तो 15 अक्टूबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख ले, अच्छा प्रश्न है। और एरिनपुरा के अंतर्गत पूछे तो अपना हो जाएगा 21 अगस्त को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अपने यहाँ 3 जून को हो जाएगा अपना देवली के अंतर्गत हुआ। अगला है कि कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने कोटा के अंतर्गत विद्रोह किया और जयदयाल को है जो तोप से उड़ा दिया गया था। तो अगला हो जाएगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई, तो कोटा के अंतर्गत हुई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुनियोजित और अपने सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई, तो कोटा में हुई। अगला है कि कहाँ के विद्रोहियों और क्रांतिकारियों ने कैप्टन बटन का सिर है जो काटकर शहर में घुमाया था, तो कोटा का हो जाएगा। आपको पता है कि कैप्टन बटन है जो पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का, तो इसी यहीं के कोटा के क्रांतिकारियों ने यहीं के पॉलिटिकल एजेंट को है जो काट दिया था सिर। अगला हो जाएगा कि कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक थे, तो ध्यान रखना महारावल राम सिंह द्वितीय जो कोटा के शासक थे। और आपको मैं बता दूं जयपुर के थे अपने राम सिंह है जो जयपुर के भी शासक थे। अगला हो जाएगा कि अंग्रेजों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब स्थापित किया, तो जून 1858 पर संपूर्ण क्रांति के ऊपर अंग्रेजों ने नियंत्रण है जो स्थापित कर दिया था। अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हो जाएगा हमारा आधुनिक राजस्थान का निर्माण से संबंधित। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। अगला हो जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण की चर्चा है जो किसके आदेश पर है के बाद है जो प्रारंभ हुई, तो 1939 का जो वॉइस रॉय लिन लिन ली थगो है उसके नेतृत्व में जो हुई है। यानी कि किसके आदेश से चर्चा हुई है, तो ध्यान रखना कब हुई, तो 1939 के अंतर्गत हुई है। और ध्यान रखना लिन ली थगो है उसके आदेश के बाद हुई है। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपके लिए नया हो सकता है परंतु यह प्रश्न कई बार है जो पूछा हुआ है। अगला है कि एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अजमेर और मेरवाड़ा है जो एकीकरण से पहले केंद्र शासित है जो प्रदेश थे। ये एक ही है, अजमेर मेरवाड़ा, ध्यान रखना एक ही राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था। अगला है कि एकीकरण से पहले राजस्थान में कितने ठिकाने थे, तो 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो कुशलगढ़, लावा और नीमराणा ये क्या थे, 3 ठिकाने थे। अगला हो जाएगा कि एकीकरण का प्रथम प्रयास है जो किस रियासत ने किया, तो कोटा के शासक है जो भीम सिंह ने प्रथम प्रयास किया था। अगला हो जाएगा कि भीम सिंह के बाद किसने एकीकरण का प्रयास किया है, तो ध्यान रखना महाराणा मेवाड़ है, जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने प्रयास किया है एकीकरण का भीम सिंह के बाद। और सर्वप्रथम पूछे तो भीम सिंह ने ही किया। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो आगे देखते हैं अपन एकीकरण के जो एक चार्ट फ्लो के अंतर्गत अपन जो देखेंगे सारे कोई। तो पहला हो जाएगा प्रथम चरण है जो कौन सा था, मत्स्य संघ था। आपको मैं बता दूं जो 3 चरण हुए थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय, एक साथ ही ध्यान रखवा देता हूँ आपको। प्रथम चरण हुआ था और द्वितीय और तृतीय ये तीनों ही हुए थे 1948 के अंतर्गत। फिर चौथा और एक पांचवा है जो ये दोनों ही हुए थे 1949 के अंतर्गत, चौथा और पांचवा। और फिर छठा चरण है जो हुआ था अपना 1956 में, सॉरी यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा भी हुआ था। और चतुर्थ और पांचवा हमारा हो गया था 1949 में। और फिर एक छठा हुआ था 50 के अंतर्गत, यहाँ पर ध्यान रख ले, छठा हुआ था वो कब हुआ था, 1950 के अंतर्गत हुआ था। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा हो गया था 1948 के अंतर्गत। यह इसकी डेट भी पूछी जाती है, ध्यान रखना कि चौथा चरण है जब कब संपन्न हुआ, तो फिर चौथा और पांचवा हो जाएगा हमारे 1949 के अंतर्गत। और फिर छठा हो जाएगा हमारे 1950 के अंतर्गत। और सातवां चरण है जो 1956 में हुआ हो गया था। तो ये 7 चरण थे, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो आपको करके आना है 7। अब एक एक करके अपन देखते हैं सभी चरणों के बारे में। तो प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ है। इसके अंतर्गत जो जिले हैं वो हो जाएंगे अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। यानी कि इसका हो जाएगा आपके अलवर,
भरतपुर, धौलपुर, करौली इनको मिलाकर है जो मत्स्य संघ का निर्माण किया है और अलवर इसकी राजधानी बनाई और धौलपुर के महाराजा जो उदयपान सिंह को है जो इसका राज प्रमुख है जो बनाया और शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये प्रश्न है जो पूछा जाता है कि किसको है जो प्रधानमंत्री है जो नियुक्त किया और किसको राज प्रमुख है जो नियुक्त किया है। तो आपको मैं राज प्रमुख की है जो एक साथ ट्रिक बता देता हूँ, आपको एक ही साथ राज प्रमुख है जो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो राज प्रमुख की ट्रिक हो जाएगी उदय, उदय, भीम, भोपाल और मान सिंह। उदय, भीम, भोपाल और मान सिंह है जो इसके चार पहले जो हुए थे उन्हीं के राज प्रमुख बनाए गए थे। तो उनकी हमारे ट्रिक हो जाएगी उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह। एक साथ बोलोगे उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह तो आपको याद हो जाएंगे एक ही साथ। यानी कि पहले का ये देखो कौन है राज प्रमुख, तो उदय भान सिंह है। और दूसरा जो हुआ था जिसको पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ कहा जाता है, तो इसके हो जाएंगे अपन के भीम सिंह। तो ये देखो भीम सिंह है, तो ये इसके महाराजा यानी राज प्रमुख हो जाएंगे। और गोकुल लाल अच्छावा को इसका है जो प्रधानमंत्री है जो बनाया गया। तो प्रधानमंत्री का एक ही साथ ट्रिक बता देता हूँ मैं, SGMH है जो इसका ट्रिक हो जाएगा। यानी क्योंकि पहले प्रधानमंत्री है इसका नाम तो हो जाएगा शोभाराम कुमावत, S से हो जाएगा शोभाराम और G से यहाँ पर हो जाएगा अगला प्रधानमंत्री है जो गोकुल लाल अच्छावा। और इस तरह मैं आपको बता देता हूँ अगले का ही। तो इसका हो जाएगा हमारे अगले का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने तो इसका उद्घाटन किया। और माणिक्य लाल है जो इसका हो जाएगा, यानी कि SGMH यानी GM यानी माणिक्य लाल है जो इसका प्रधानमंत्री है जो हो जाएगा। और राज प्रमुख हो जाएगा भोपाल सिंह। और अगले का हो जाएगा हमारा मान सिंह है जो जिसको राज प्रमुख, और हीरा लाल है जो शास्त्री है जिसको प्रधानमंत्री, यानी कि H से हीरा लाल हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक से भी कर सकते हो। तो अब एक बार अपन प्रमुख है जो जिले हैं द्वितीय संघ के उसके देखते हैं। तो इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित थी। और दो ठिकाने हैं कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण है जो पूर्ण हुआ और कोटा को राजधानी बनाया गया था। तो ध्यान रखना पहले चरण में अलवर को राजधानी थी, द्वितीय चरण के अंदर कोटा को राजधानी बनाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से चरण में कौन सी राजधानी थी। तो अगला है कि कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख और गोकुल लाल अच्छावा को क्या बनाया है प्रधानमंत्री बनाए। एक बार मैं आपको अंत के अंतर्गत सारा है जो ट्रिक के माध्यम से रिवाइज करवा दूंगा। अगला हो जाएगा हमारा तृतीय चरण। तो तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान और ये 1948 में बना है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है जो 1948 डेट है, ध्यान रखना 1948 हो जाएगी। तो अब इसके अंतर्गत कौन से जो जिले हैं, तो संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया था और मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख और माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा चौथा चरण, इसको कहते हैं वहद राजस्थान और ये है जो 1949 में, यानी 3 तक 1948, फिर चौथा और पांचवा है जो 1949 में है। इसका हो जाएगा संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ। यानी कि इसको ऐसे रख सकते हो आप JJB है जो इसका सूत्र रह जाएगा, यानी कि JJB यानी कि सभी जे से शुरू होने वाले जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर चौथे चरण के अंतर्गत हो जाएंगे। अगला हो जाएगा कि राजस्थान की स्थापना दिवस है जो 30 मार्च को ही बनाया जाता है और जयपुर के मानसिंह द्वितीय जो राज प्रमुख बने और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री और महाराणा भोपाल सिंह है जो महाराज है जो प्रमुख है जो नियुक्त हुए और सरदार पटेल ने इसका वैध राजस्थान का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखना चौथे का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और तीसरे का किया है जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छे प्रश्न है, पूछे जाते हैं। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा कि पांचवा चरण है जिसे संयुक्त वैध राजस्थान है के नाम से जाना जाता है और इसकी डेट है जो 1949 है। और वैध राजस्थान में मत्स्य संघ का है जो नीम राणा ठिकाना है जो शहीद है जो विलय किया है। ध्यान रखना नीम राणा ठिकाना है उसका जो विलय है जो कब हुआ है, तो पांचवें चरण के अंतर्गत हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हो जाएंगे हमारा कि छठा चरण है जो हमारा हो जाएगा राजस्थान का छठा चरण है। इसके अंतर्गत सिरोही, देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर सभी का जो विलय हुआ है। अच्छा प्रश्न है कि ध्यान रखना सिरोही है
उसका तो हुआ है विलय 6ठे चरण में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिरोही का कौन से चरण में जो विलय हुआ है 6ठा। अगला हो जाएगा कि 7वें चरण के अंतर्गत 1956 है, इसके अंतर्गत राजस्थान नाम दिया था। और राजस्थान के आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा और मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनेल ढपा क्षेत्र का है जो विलय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। और झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश को सौंपा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिरोज क्षेत्र है जो किसको सौंप दिया, झालावाड़ का एक क्षेत्र था सिरोज क्षेत्र, वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला है हमारा जनसंख्या जो पार्ट है, ये हर एक एग्जाम के लिए आरपीएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन रहता है, चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएस बोर्ड हो, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न है जो देखने को मिलते ही मिलते हैं, फिक्स प्रश्न है ये। अगला हो जाएगा, इसमें प्रश्न है कि राजस्थान में जनगणना का कार्य किया, तो ध्यान रखना भारत सरकार के निर्देशानुसार है जो जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा जो किया जाता है राजस्थान में जनगणना। अगला है कि जनसंख्या जो कितने वर्षों में की जाती है, तो 10 वर्ष के अंतर्गत की जाती है। और सबसे पहले जो अपने भारत के अंतर्गत जनगणना प्रारंभ हुई वो 1872 के अंतर्गत हुई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या जो कितनी है, 6.85 करोड़ है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। अगला हो जाएगा कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 5.7% है कुल भारत की जनसंख्या की। ये दोनों आंकड़े हैं जो ध्यान रखना है आपको। 6.85 करोड़ तो टोटल जनसंख्या, और भारत के 5.7 के समथिंग प्रतिशत है जो कुल है जो प्रतिशत है भारत की जनसंख्या। अगला हो जाएगा कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है जो कितनी है, तो 21% है जो राज्य की जनसंख्या जो वृद्धि दर है। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है जो सर्वाधिक रही है, तो आपको इतना ध्यान रखना है बाड़मेर की जो सर्वाधिक रही है। ये डेटा है जो नहीं पूछे जाते, ये 3 डेटा है जो पूछे जाते। एक कितनी जनसंख्या है, कितना प्रतिशत है भारत की, और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राज्य में सबसे कम वर्षा वर्षा है जो किस जिले में रही है, तो गंगानगर के अंतर्गत है जो सबसे कम है रही है। यानी कि यहाँ वर्षा है, यहाँ ध्यान रखना वृद्धि है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है जो किस जिले की है, तो गंगानगर की है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है जो कितना है, तो ध्यान रखना 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला हो जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जो है, तो जयपुर का हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, जयपुर का। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जो किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा जैसलमेर का, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा जयपुर का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जयपुर में निवास करता है, तो ध्यान रखना 10% है जो जयपुर में निवास करता है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या उसका 10% तो केवल जयपुर राजधानी है उसमें निवास करता है। अगला है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जैसलमेर में निवास करता है, तो ध्यान रखना 1%। ये देखो इतना बड़ा डिफरेंस है जो रहता है, यानी 10% जयपुर में, 1% जैसलमेर में। अगला है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान के 61% भूभाग है, वहाँ पर कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40% जनसंख्या जो निवास करती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो अपनी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व जो कितना है, तो ध्यान रखना 130 है जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा बोले, ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में है जो प्रश्न है जो पूछ लिया गया था, तो अच्छा प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि पूर्वी मैदान भाग जो राजस्थान का 20% भाग है में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 33% जनसंख्या जो पूर्वी मैदान में निवास करती है। अगला हो जाएगा कि पूर्वी मैदानी भाग की जनसंख्या घनत्व जो कितना है, तो 332 है जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये रहा अपना पूर्वी मैदान। और इधर हमारा हो जाएगा मरुस्थल वाला भाग, इधर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 928 है जो राजस्थान का लिंगानुपात है। यहाँ इस बुक की खासियत बात यह है कि कोई ऐसा शायद ही प्रश्न होगा जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ हो, बाकी सभी के सभी प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात है, तो हो जाएगा 8 से 88, यानी 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों का लिंगानुपात हो जाएगा 888। और अपना राज्य का जो लिंगानुपात है वेस्ट का वो हो जाएगा 928। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है जो डूंगरपुर का है, और न्यूनतम लिंगानुपात है जो
धौलपुर का है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि सब सर्वाधिक लिंगानुपात है जो किसका है, डूंगरपुर का हो जाएगा, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है जो कितनी है, तो 67% सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है। अगला हो जाएगा कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है जो किस जिले की, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत तो कितनी है, 67। जो हमारी साक्षरता है जो कितनी हो जाएगी, अपनी साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता पूछे तो 67%। और सर्वाधिक साक्षरता आपको पता है कोटा जिले की कितनी है, 76% है। बस आपसे यह पूछा जाता है कि किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता है, तो हो जाएगी कोटा की। और सबसे न्यूनतम साक्षरता पूछे तो जालौर की हो जाएगी। अगला है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है जो किस जिले की है, तो वो झुंझुनू हो जाएगी। और सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा की हो जाएगी। और सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की, और सबसे कम महिला साक्षरता वो जालौर की हो जाएगी। अच्छे प्रश्न है, पूछे जाते, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो अपनी सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो हो जाएगा जालौर, और सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा कोटा। और अगला है कि सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला हो जाएगा प्रतापगढ़। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो महिला वाला जिला हो जाएगा कोटा, और सबसे कम साक्षरता वाला हो जाएगा जालौर। अच्छे प्रश्न है, पूछे जाते, एक बार आप देखोगे तो याद हो जाएंगे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है जो शहर में निवास करता है, तो 25% भाग है जो शहर में निवास करता है। और ग्रामीण में समथिंग 75% के समथिंग ग्रामीण। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में, तो कोटा के अंतर्गत हो जाएगी। और अगला है कि जो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वो किस जिले की है, तो डूंगरपुर के अंतर्गत सबसे कम नगरीय जनसंख्या, और कोटा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो अनुसूचित जनजाति है, तो 13% है जो अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा कुल जनसंख्या का। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति है जो निवास करती है, तो ध्यान रखना भील, मीणा, डामोर, सांझी, ग्रासिया, सहरिया, ये सभी की सभी राजस्थान में निवास करती है। और यदि पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या जो कौन सी है, किस जनजाति की है, तो वो मीणा की हो जाएगी। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जो मीणा की हो जाएगी। और राजस्थान की प्राचीन पूछे तो हो जाएगी भील, यानी प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो भील। और सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति हो जाएगी मीणा। अगला है कि डामोर जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील है, वहाँ पर डामोर जनजाति पाई जाती है। आप इतना ध्यान रख लीजिए, दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत है जो डामोर जनजाति है जो पाई जाती है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रासीय जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, तो सिरोही के आबू रोड के आसपास पाई जाती है। अगला है कि सांझी जनजाति है जो भरतपुर के अंतर्गत पाई जाती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सांझी जनजाति है जो किस जिले में पाई जाती है, तो भरतपुर के अंतर्गत। और ग्रासीय हो जाएगी सिरोही के अंतर्गत। अगला है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, तो शहरीय जनजाति हो जाएगी। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक शहरीय जनजाति है जो पाई जाती है, तो आपको एक ही जिला ध्यान रखना है, 12 है, वहाँ पर सर्वाधिक है जो शहरीय जनजाति पाई जाती है। तो तीनों ही प्रश्न ध्यान रखिए, उसकी जनजाति और जिलों से संबंधित। अगला हो जाएगा हमारा उद्योग वाला पार्ट है जो पांचों पार्ट है जो हो जाएंगी। अपन ने 4 पार्ट है जो अभी तक पढ़ लिए है, तो अब अपन पांचों पार्ट भी बिना ही देरी किए ही शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ऊन से बनी बरडी है जो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। वे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊन से संबंधित जो प्रसिद्ध है जो बरडी, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो जैसलमेर की हो जाएगी। अगला है कि ऊन के कंबल है जो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना बीकानेर के प्रसिद्ध है। इसके साथ ही बीकानेर ऑप्शन में नहीं हो और आपकी दौसा हो तो आपको दौसा करके आना है। अगला प्रश्न है कि जो तिलहन, बीज, मसाल और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए राजस्थान का स्थान है जो कौन सा है, प्रथम स्थान है, ये सभी को ध्यान है। अगला है कि राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत है जो फास्फेट उत्पादन होता है, तो 90% है जो फास्फेट उत्पादन होता है। और फास्फेट के अंतर्गत भी राजस्थान है जो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कि तांबे से बने उद्योग से संबंधित जिले हैं, तो ध्यान रखना है झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर। यानी आपको मुख्य रूप से झुंझुनू ध्यान रखना है। झुंझुनू का जो खेतड़ी है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि सोने चांदी के आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो वो हो जाएगा जयपुर के अंतर्गत एक जेम्स एंड ज्वेलरी करके एक स्थान है। जेम्स एंड ज्वेलरी जो जयपुर की एक प्रकार की खदान ही है, समझो आप।
अगला है कि संगमरमर के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है, तो राजसमंद और उदयपुर है जो इसका नाम प्रमुख रूप से संगमरमर के लिए आता है। और नागौर में भी प्रसिद्ध है, मकराना क्षेत्र है जो संगमरमर के लिए जाना जाता है। अगला है कि लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला है जो धौलपुर हो जाएगा। और अगला है कि पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला है जो जैसलमेर हो जाएगा। यानी कि पीले पत्थर के लिए जिला है जो कौन सा है और लाल पत्थर के लिए जिला है कौन सा है, ये दोनों ही कई बार है जो पूछे हुए प्रश्न है। तो लाल पत्थर के लिए हो जाएंगे धौलपुर और पीले पत्थर के लिए हो जाएंगे जैसलमेर। अगला है कि सूती वस्त्र की प्रथम मिल है जो कहाँ और कब स्थापित की, तो ब्यावर के अंतर्गत की द कृष्णा मिल लिमिटेड है जो 1889 के अंतर्गत है जो कि ये प्रश्न है जो पूछा जाता है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा कि वस्त्र नगरी के नाम से जो किसे जाना जाता है, तो भीलवाड़ा का जो जाना जाता है मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी, ये सभी को प्रश्न मालूम ही है वैसे। अगला हो जाएगा कि किन मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जो जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, तो हनुमानगढ़ की गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की जो सहकारी वस्त्र मिल है उनको मिलाकर क्या बनाई गई है, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल है संघ है जो स्थापित किया। अगला है कि राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल है में किस नाम से जाना जाता है, तो स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न अच्छा है, पूछा जाता है कि स्पिन फेड है जो क्या है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो मील है वस्त्रों की उससे संबंधित है। अगला है कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है, तो चूना पत्थर जिप्सम कोयला ये सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है इनके माध्यम से ही सीमेंट बनाई जाती है। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए किस कच्चे माल की सर्वाधिक उपलब्धता है, तो चूना पत्थर है जो सर्वाधिक उपलब्ध है। अगला है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, तो लाखेरी बूंदी के अंतर्गत हुआ। ये पिछली बीएसटीसी के अंदर जो पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला आदर्श जिला माना जाता है, तो चित्तौड़गढ़ है जो आदर्श जिला जो सीमेंट के लिए जाना जाता है। यानी कि जो बिरला सीमेंट है वो भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ही, आपने देखा होगा कि सीमेंट के अंतर्गत सबसे अच्छी सीमेंट है तो बिरला मानी जाती है। और जेके वाइट सीमेंट है जो नागौर की प्रसिद्ध है। और श्री सीमेंट है जो ब्यावर की प्रसिद्ध है। और जेके सीमेंट वर्कस है जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। यदि आपको जेके सीमेंट वर्क्स पूछ ले तो वो तो है निम्बाहेड़ा, और जेके सीमेंट जो जेके वाइट सीमेंट है वो पूछ ले तो वो है नागौर की। इन दोनों जेके सीमेंटों के अंतर्गत थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना, ये वाइट है और ये जेके केवल सीमेंट है। अगला है कि राजस्थान में प्रथम शक्कर मिल है जो किस जिले में स्थापित हुई, तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हुई। अगला है कि राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल जो किस नाम से स्थापित हुई, तो द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से भोपाल सागर चित्तौड़ के अंतर्गत जो सर्वप्रथम स्थापित हुई। अगला है कि द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर क्षेत्र में स्थापित की गई थी, तो निजी क्षेत्र में की गई थी। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है कि ये निजी क्षेत्र से संबंधित है। अगला है कि राजस्थान में कहाँ कहाँ शुगर मिल्स है, तो चित्तौड़ में, केशवराय पाटन बूंदी के अंतर्गत है, और गंगानगर के सूरतगढ़ के अंतर्गत भी है। अगला है कि सेज का पूर्ण नाम है जो क्या है, तो ध्यान रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो सेज का पूरा नाम है, ये भी पूछा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया तो जयपुर के सीतापुरा में किया गया है। ये एक बार ईओआरओ के अंतर्गत पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस प्रश्न को। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि परिवहन एवं पर्यटन से संबंधित देखते हैं। तो पहला हो जाएगा कि जो किसी किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है तो उसको परिवहन है जो कहा जाता है। अगला हो जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से महानगर है जो शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो शामिल हुआ है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि एक बार और ध्यान से दोहरा लें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अपना राजस्थान शहर है जो इसमें शामिल नहीं है। ज़्यादातर ऑप्शन में जयपुर है जो होता है ऑप्शन में, परंतु जयपुर है जो नहीं है, ये चार ही है। अगला है कि स्थल पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा परिवहन है जो सबसे सस्ता है, तो रेल मार्ग है जो सबसे सस्ता है। अगला है कि भारत में प्रथम रेल है जो कहाँ और कब चलेगी थी, तो 1853 के अंतर्गत महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच है जो चली थी, यहाँ पर ठाणा है, ध्यान रखना। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में पहली बार रेल यात्रा है जो कब हुई, तो ध्यान रखना 1874 के अंतर्गत हुई, बांदी कुईदोसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक हुई। इसका अगला अगला जो अपना मीनिंग है अक्षर की वो ध्यान रखना, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो आपको ध्यान से याद हो जाएगा, यहाँ पर 3 फिर 4, यानी भारत में हुई तो 3, फिर राजस्थान में आते यहाँ बढ़ गई 4, इस तरह से आप ध्यान रख लें। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई है जो कितनी है, तो ध्यान रखना है राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई है जो, ये पुराने आंकड़े तो आपको ध्यान है जो इसको नहीं रखना है।
अब नए आंकड़े जो मैं आपको दिलवा दूंगा। अगला है कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन है, तो ध्यान रखना 2 है जो राजस्थान में रेलवे जोन है। इसकी संख्या पूछी जाती है हर एक एग्जाम में, 2 है। एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन हो जाएगा, एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल है, तो ध्यान रखना 5 रेलवे मंडल है। और जोन पूछे तो रेलवे जोन पूछे तो 2 है। और रेलवे मंडल है जो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। अगला है कि राजस्थान की जयपुर में मेट्रो की शुरुआत है जो कब हुई, तो 2015 में हुई। अगला है कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, तो जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। यह प्रश्न है जो कई बार पूछा हुआ है। अगला है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो स्थित है, तो उदयपुर के डबोक में है जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो स्थित है। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है, तो जोधपुर में हो जाएगा रातानाडा, और डबोक हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। अगला है कि घड़ियाल एवं मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभियान है, तो वो हो जाएगा चंबल अभियान है जो घड़ियाल एवं मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, चंबल है जो कोटा और बूंदी के अंदर फैला हुआ है। अगला है कि पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी है जो कहाँ पर चलती है, तो ध्यान रखना दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक है जो चलती है। अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चलती है, तो जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर के अंतर्गत है जो चलती है। अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा कि पेइंग गेस्ट योजना का संबंध है जो किससे है, पर्यटन विभाग से है। ध्यान रखना पेइंग गेस्ट योजना है जो 1991 के अंतर्गत चली थी, पहली पर्यटन से संबंधित अच्छी योजना मानी जाती है, तो ये पेइंग गेस्ट योजना है मानी जाती है। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है, तो बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है। और मरु महोत्सव है जो जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगा। और पतंग महोत्सव है जो जयपुर में हो जाएगा। और जो कुंभलगढ़ महोत्सव है वो हो जाएगा राजसमंद के अंतर्गत। और मारवाड़ महोत्सव हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। अच्छे प्रश्न है, ये महोत्सव से संबंधित हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदयपुर में कौन सा महोत्सव है, तो मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। तो अच्छे से इनको रटना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा विकास योजनाओं को लेकर है जो प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो योजनाओं को अपन जल्दी से निपटा लेते हैं क्योंकि यहाँ से अक्सर है जो ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाते। फिर अपन आगे इसके पार्ट है जो इसके अगला पार्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। एक तो है कृषि कल्याण जो कोष है, अपना कृषि कल्याण कोष है, उसका उद्देश्य है जो किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये गेहूं एवं दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जो कृषि एवं विकास क्षेत्रों में वृद्धि दर को बढ़ाना। अगला हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो फसलों हैं उसके उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। यहाँ से अक्सर है जो प्रश्न पूछा जाता है इनके उद्देश्यों को लेकर भी कभी कभी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपको इसका ध्यान रखना है, जो बीमा करके किसानों को है जो फसलों में राहत देना है। अगला है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन है, ये औषधि से संबंधित हो जाएगा, प्रोत्साहन देना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला है किसान कलेवा योजना है, इसमें किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता जो दी जाती है। अगला है कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना है, ये कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों और कृषि श्रमिकों और मजदूरों को वित्तीय सहायता जो उपलब्ध कराना होता है। अगली है जो कुछ योजना है जो आर्थिक जो सेवाएं क्षेत्र है उससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा भामाशाह रोजगार सृजन योजना है, तो युवा शिक्षित बेरोजगार महिला और जो अनुसूचित जनजाति है और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार अवसर है जो उपलब्ध कराना। अगला हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये ग्रामीण युवकों में जो कौशल विकास और गरीबी निवारण हेतु योजना है। अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, जो शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए जो बेरोजगार भत्ता है जो देना। अगला हो जाएगा भामाशाह योजना है, जो वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद भी इन्हें जो देख सकते हैं। अपन जो अगले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको एक बार देख लेते हैं आपको, ताकि कम ही समय में ज़्यादा मैटर दे सकूं और अच्छा सा कंटेंट है जो उपलब्ध करवा सकूं। तो एक बार देख लीजिए इन सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगी अपनी महिला सशक्तिकरण है उससे संबंधित योजनाएं हो जाएगी। तो एक बार देख लीजिए छोटी छोटी योजना, एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए क्योंकि ये नाम से संबंधित ही है अक्सर, इसका उद्देश्य है, ज़्यादा कोशिश में हार्ड भी नहीं है। यानी बेटी बचाओ है तो इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये हो जाएगी इस तरह से। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न जो नहीं पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा अगले वाले पार्ट से, तो ध्यान रखना। अच्छे प्रश्न है।
अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा कि जनसाधारण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास है। यहाँ से प्रश्न है जो अक्सर हमेशा पूछा जाता है। तो इसका पहले ही प्रश्न देखते हैं कि भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत है जो किसने की, तो विनोबा भावे ने जो शुरुआत की। अगला हो जाएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो ध्यान रखना है आपको 1951 से तेलंगाना के तिरुचपल्ली से हुई है। आपको ध्यान इतना रखना है कि तेलंगाना से हुई है भूदान आंदोलन की, और भूदान आंदोलन की शुरुआत है जो विनोबा भावे ने की है। अगला हो जाएगी भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित है। अगला है कि विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान है जो किया गया था, तो नागौर के अंतर्गत है जो किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाओ कि राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई है, तो नागौर से, और भारत में कहाँ से हुई है, तो तेलंगाना से हुई है। और किसने की है, तो विनोबा भावे ने की है। अगला है कि राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम है जो पारित किया था, तो ग्राम दान अधिनियम है जो 1971 के अंतर्गत ग्राम दान अधिनियम है जो भूमि सुधार से संबंधित है, जो राजस्थान सरकार द्वारा पारित हुआ है। अगला है कि आज़ादी के समय राजस्थान में कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो 75% जनसंख्या जो आज़ादी के समय थी। आज भी 60% है जो है कृषि पर। अगला है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है जो लागू हुआ, तो 1955 के अंतर्गत काश्तकारी, और भू राजस्व अधिनियम है जो 1956 में लागू हुआ। ये दोनों ही पूछा जाता है कि काश्तकारी अधिनियम है जो कब लागू हुआ, और भू राजस्व अधिनियम है जो कब लागू हुआ, तो काश्तकारी के बाद जिस बाद भू राजस्व अधिनियम है जो लागू हुआ। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो छुआछूत से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला हो जाएगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया, तो ध्यान रखना नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो भारत सरकार के द्वारा पारित किया। अगला हो जाएगा किसने कहा था कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत है जो बता सकते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इनका ये स्टेटमेंट है कि किस तरह का वो देश है जो या विकसित है या पिछड़ा हुआ है, तो आप उन देश की महिला की स्थिति है जो देख कर है जो आप बता सकते हो। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला है कि 1951 में जो महिला साक्षरता है वो कितनी थी, तो 2.51% ही थी केवल महिला साक्षरता 1951 में, और वर्तमान के अंतर्गत महिला साक्षरता वो 52% है। ये ध्यान रखना। 2011 के अनुसार कितनी है, 52% है। अगला है कि राजस्थान महिला आयोग का गठन है जो कब किया है, तो 1999 में महिला आयोग का गठन हुआ है। अगला है कि महिला आयोग में कुल सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना कुल सदस्य जो 4 होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य, यानी 1 + 3 टोटल हो गए 4। अगला है कि महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है जो कितना होता है, तो ध्यान रखना 3 वर्ष का जो कार्यकाल होता है। आप कहीं 5 तो नहीं करके आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाओ। इस 16वें प्रश्न को जितना इंपॉर्टेंट कम लगाओ उतना ही कम है। अगला है कि सबला योजना का पूर्ण रूप है, तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है जो सबला योजना का जो पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला है कि सबला योजना से लाभार्थी होता है, तो 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जाती या उन जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिए उनके लिए सबला योजना एक तरह से सहायता के लिए चलाई गई योजना है। अगला हो जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है जो 2015 के अंतर्गत की है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लगे। अगला है कि हिंदू उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम है जो कब आया है, तो 1956 में आया है। और अगला है कि दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही की। जो हिंदू उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम है जो कब आया, 1956 में। और अगला है कि दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 वाला है। अगला है कि ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है, तो अधिकतम 16 उम्मीदवार है जो वोट दिया जा सकता है, यानी 16 के लिए एक ईवीएम मशीन में जगह होती है। अगला है कि नोटा का पूर्ण रूप क्या है, तो नन ऑफ द अबो है जो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस प्रश्न को, यह कई बार है जो पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट कर लो इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि चुनाव के लिए मतदान दल का गठन है जो किया जाता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ही मतदान दल है उसका गठन किया जाता है। अगला हो जाएगा कि प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो जिला कलेक्टर है जो उस जिले का जिला निर्वाचन है जो अधिकारी होता है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि VVPAT का पूर्ण रूप क्या है, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है जो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला है कि VVPTA में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक है जो दिखाई देती है, तो 7 सेकंड तक है जो पर्ची बाद में भी दिखाई देती है। अगला है कि सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले में मजदूरों ने आंदोलन किया है, तो ध्यान रखना राजसमंद जिले के भीम तहसील
कि देवडूंगरी के मजदूरों ने इसके लिए आंदोलन किया है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ है। अगला है कि इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान ने कौन सा कानून बनाया, तो सूचना का अधिकार है जो बनाया है, सूचना का अधिकार कानून है जो 2000 के अंतर्गत बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखना प्रथम राज्य जो राजस्थान ही था जिन्होंने सूचना का अधिकार बनाया। और इसको आपको बता दूं लागू कब किया सूचना का अधिकार को, तो 2005 के अंतर्गत लागू किया, 2000 के अंतर्गत बनाया था और पहला राज्य था बनाने वाला। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि RTE 2009 यानी कि सूचना जो आपको पता है कि सूचना का अधिकार 2009 है जो निःशुल्क है, जो सूचना का अधिकार राजस्थान में कौन सा कानून है जो बनाया, तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है जो 2010 के अंतर्गत बनाए। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010 है जो कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2011 को जो लागू हुआ। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, ये सभी के सभी प्रश्न है हर एक एग्जाम में पूछे हुए। अगला है कि यह अधिनियम है जो किस आयु के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। और यह अधिनियम किस कक्षा तक की पढ़ाई के लिए, तो ध्यान रखना 1 से 8 तक की बच्चों की पढ़ाई के लिए। और उम्र पूछे तो 6 से 14 और क्लास पूछे तो 1 से 8। अगला हो जाएगा कि निजी बच्चों में कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जो RIT एक्ट है जो यानी कि RIT एक्ट है जो के अधीन है जो कितना प्रतिशत सीटें है जो आरक्षित की हुई है, यानी कि RIE एक्ट है जो अपने निःशुल्क शिक्षा वाला, उसमें कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, तो 25% है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 के अंतर्गत है जो बाल अधिकार समझौते को है जो पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि भारत ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए, तो 1992 के अंतर्गत किए। अगला है कि राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो कितना है, तो ध्यान रखना 1098 है। ये प्रश्न है जो पूछा जाता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो कितना है। अगला हो जाएगा कि राजस्थान जन सामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल है जो शुरू किया है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल है जो शुरू किया। अगला है कि सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर है जो कितना है, तो 1081 से जो सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जो रेंस मोरी है जो क्या है, तो कंप्यूटर का एक वायरस है। रेंसो मेर है जो कंप्यूटर का एक क्या है, वायरस है। अगला है कि मालवेयर है जो क्या है, तो यह कंप्यूटर का भी वायरस है, यानी कि मालवेयर है जो कंप्यूटर का क्या है, वायरस है। ये दोनों ही कंप्यूटर के वायरस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है ऐसे करके। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो पेशिंग क्या है, यानी कि पिशिंग है जो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर 1 तरीके का ऑनलाइन ठगी है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है कि जो स्पोफिंग है जो क्या है, तो यह व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके ठगी करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो और वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर है जो कर सकता है। अगला है कि SWWP का पूर्ण रूप है जो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्शन पार्टिसिपल प्रोग्राम है जो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अपन जो ग्रामीण शहरी प्रावधान से संबंधित देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में बना गया। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन को किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया, तो 11वीं अनुसूची के बारे में किसके बारे में बताया गया, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। और इसके अंतर्गत टोटल 29 विषय है जो रखे गए ग्राम पंचायत के अधीन। ध्यान रखना है। अगला है कि ग्राम पंचायत में कौन होता है, तो सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी है जो ग्राम पंचायत में होता है। अगला है कि जो पंचायत समिति में कौन होता है, तो प्रधान एवं खंड विकास अधिकारी जो पंचायत समिति में होता है, और ग्राम पंचायत में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी होता है, यानी कि VDO। अगला हो जाएगा कि जिला परिषद में कौन होता है, तो जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो कौन है, तो ग्राम पंचायत है जो लोकतंत्र की पहली इकाई हो जाएगी। अगला है कि ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर बनी है, तो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से ग्राम पंचायत है जो
बनती है। अगला है कि ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग है जो करवाता है, और इसका कार्यकाल है जो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है जो प्रत्येक 2 माह के अंतर्गत है, जो कम से कम होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है जो कौन सी है, तो ध्यान रखना पंचायत समिति हो जाएगी। अगला है कि प्रधान और उप प्रधान का चयन है जो होता है, तो निर्वाचन सदस्यों में से ही होता है प्रधान एवं उप प्रधान का चयन। अगला है कि पंचायत समिति के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष जो होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ये बैठक से संबंधित पूछा जाता है, कहीं आप 3 तो नहीं करके आ जाओ, ध्यान रखना यहाँ पर 2 है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर की संख्या है जो क्या है, तो संस्था है जो शीर्ष स्तर की, वो जिला परिषद हो जाएगी। और जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनती है जो जिला परिषद के अंतर्गत बनती है। अगला है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है जो क्या है, तो भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर व बाजारों से प्राप्त आय है जो सभी की सभी क्या है, इनकी आय का स्रोत है। तो ये थे आज के प्रश्न, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब सभी को थैंक यू।